शादो कंजरी और गामे का वाक़या किस्त नंबर 5। पाकिस्तान में मौजूद सरकारी अस्पताल वो जगह है जहां पे एक गरीब मुफलिस इंसान जलीलो ख्वार होकर रह जाता है। इन अस्पतालों में मौजूद अमले की अक्सरियत नहायत मुंह फट और तेज तर्रार होती है, लिहाजा उन्हें इस बात से हरगिज गरज ना होती है कि मरीजों के साथ बेहतर सलूक किया जाए। अगर कोई मरीज उनसे उलझकर बिना इलाज चला जाए तो भी उनके कान पे जूं तक न रेंगती, क्योंकि इन मरीजों ने उन्हें फीस नहीं देनी होती जो कि अस्पताल की आमदनी पे असर पड़े। अलग सुबह जब शादो दर्द से कराहती सुखा को लेकर अस्पताल आई तो यूं लग रहा था जैसे अभी तलक अस्पताल में सुबह नहीं हुई थी। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही सामने रसीद वाला काउंटर खाली पड़ा था। वो एक कमरे में दाखिल हुई तो सामने 2 मरीजों के साथ वाले खाली बेड पे एक नर्स आंखें मूंदे लेटी थी, जबकि एक नर्स सामने पड़ी कुर्सी पे बैठी ऊँघ रही थी। शादो ने करीब जाकर आवाज दी तो वो होश की दुनिया में वापस आते हुए बोली, हाँ जी क्या मसला है? शादो, मेरी सहेली को बाजू में बहुत दर्द है, यूं लगता है जैसे बाजू टूट गया है। नर्स ने खा जाने वाली नजरों से सुखा को देखा, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। फिर वो उन्हें मुखातिब करके बोली, इतनी सुबह सुबह डॉक्टर और दीगर अमला नहीं होता, आप कुछ देर बाहर बैठो। ये कहकर वो दोबारा मेज पर सर रखकर सो गई। शादो सुखा को लेकर बाहर इंतजार करने लगी। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक लड़का काउंटर पर आकर बैठा तो शादो दौड़ती हुई उसके पास चली गई। भाई डॉक्टर किस वक्त आएंगे? मेरी सहेली का बाजू टूट गया, बहुत तकलीफ में है। उस लड़के ने सर से पांव तक शादो को घूर कर देखा। शादो ने गहरे सुर्ख रंग का गोटे किनारों वाला रेशमी जोड़ा पहन रखा था जो कि काफी महंगा लग रहा था, जबकि उसके सर पे नहायत मैला कुचैला सा हरे रंग का दुपट्टा था जो किसी भी सूरत उसके लश्कारे मारते जोड़े के साथ मैच ना हो रहा था। शादो के मट्टी से पीले पड़ते पाँव में एक पुरानी सी घिसी पिटी चप्पल थी। उसने एक नजर काली कलोटी सुखा को भी देखा जो गंदे कपड़ों में मलबूस थी, तो उसे ये समझने में देर न लगी कि यकीनन ये झुग्गियों वाली हैं। अभी तक तो दिन वाले डॉक्टर नहीं आए, रात वाला डॉक्टर ऊपर वार्ड्स में चक्कर लगाने गया हुआ है। आप किधर से आए हो? शादो बोली, हम साथ वाले पिंड से आए हैं, बहुत गरीब हैं जी, झुग्गियों में रहते हैं, आप हमारी मदद करो, ये बेचारी कल रात से बहुत तकलीफ में है। अब वो लड़का ये समझा कि शायद ये कंजरी रात भर नाचती रही होगी और बाद में उजलत की वजह से सहेली को लेकर इधर आ गई होगी। वो बोला, ओ अच्छा तुम कंजरियां हो, इसका बाजू कैसे टूटा? जी इसका खावंद बहुत जालिम है, उसने इसे मारा पीटा तो इस बेचारी का ये हाल हो गया। लड़का बोला, ओ अच्छा बहुत अफसोस हुआ, तुम लोग उधर जाके बैठो, डॉक्टर आ जाएगा। लेकिन अंदर बैठी बीबी तो कह रही थी कि डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। लड़का तुनक मिजाजी से बोला, अच्छा तो फिर वो बीबी सच ही कह रही होगी, जाओ डॉक्टर को ढूंढ लो। शादो और सुखा कुछ देर बैठी रही लेकिन डॉक्टर ना आया, तो शादो सुखा को लेती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली वार्ड के बाहर जा बैठी कि डॉक्टर निकले तो चेक करवाऊं। लेकिन बहुत देर बैठने के बाद भी डॉक्टर तो बाहर ना आया। अलबत्ता अब जोक दर जोक लोग राहदारियों में नजर आने लगे थे। शादो उठकर वार्ड बॉय के पास गई, बोली, भाई डॉक्टर कब तक वार्ड से मुआयना करके बाहर निकलेगा? वो शादो की बात सुनकर हंस पड़ा। बीबी डॉक्टर तो अभी आना है, आपने पर्ची बनवा ली क्या? शादो, नहीं बनवाई। वो बोला, पहले पर्ची तो बनवा कर लाओ फिर मुआयना होगा ना। शादो और सुखा जल्दी से सीढ़ियां फलांगती जब नीचे आई तो काउंटर के सामने मर्दो जन की लंबी लंबी कतारें बनी हुई थी, क्योंकि वो सुबह से पहले आई थी। तो ये सोचकर शादो डायरेक्ट काउंटर पे जा पहुंची। पर्ची वाले का अभी उसकी तरफ ध्यान भी न था कि वहां खड़ी एक बुर्का पोश औरत ने शादो से कहा, बीबी लाइन में लगकर खड़ी हो जाओ और अपनी बारी पे पर्ची बनवाओ। शादो बोली, मैं अब सबसे पहले यहाँ आई हूँ, मेरी बारी सबसे पहले है। शादो की बात पे काउंटर वाला मुतवज्जे हुआ और उसको पीछे जाने का इशारा किया तो पास खड़ी औरत हंस दी। शादो उस औरत को हंसता देखकर बोली, आप मेरी बात पे हंस क्यों रही हो? मैंने ये लतीफा सुनाया क्या? शादो की इतनी सी बात पे वो औरत तो जैसे शादो पे चढ़ दौड़ी और बुलंद आवाज से बोली, ओ जारी जा डूमनी, तू तो खुद चलता फिरता लतीफा है, जरा अपना उलिया तो देख, लश्कारे मारता जोड़ा और ऊपर गंदा दुपट्टा, रबड़ के जूते, न जाने किधर से मटर गश्त करती अस्पताल आ गई है, अपना उलिया तो दुरुस्त किया होता, फाहिशा ना हो तो। शादो पहले ही उकताई हुई थी। बुर्कापोश औरत ने उसे मजीद ताव दिलाया तो वो चीख पड़ी, ओ जारी जा, मैं भी तुम जैसी शरीफ जादियों को देखा हुआ है, बुर्का पहन के कोई शरीफ नहीं हो जाता,
सारा दिन मर्द फंसाती और ताने मुझे देती हो। अब कि वो औरत हाथ नचा नचा कर कहने लगी, ओ जा पहले अपना बाप तो ढूंढ कर ला, तुझे ये भी नहीं पता होगा कि तेरा बाप कौन है, पहले खुद को तो पहचान ले फिर बात करना। शादो तब कर बोली, चुप कर जा शरीफ ज़ादी, मुझे मेरे बाप का भी मालूम है और औकात का भी। अगर तुझे तेरे पैदा करने वाले पे शक है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, मुझे मालूम है कि मैं कंजरी हूं और यही मेरी पहचान है। इन जुमलों के बाद कुत्ती गधी से लेकर दुनिया जहान की तमाम तर गालियां उस बुर्का पोश औरत ने शादो को दी और शादो ने भी कोई लिहाज ना किया। इन दोनों की लड़ाई झगड़े पे पास खड़े सभी लोग परेशान होने की बजाय मुस्कुराए चले जा रहे थे, बल्कि कुछ मनचले बिलखुसूस शादो का हुलिया देखकर फिक्रे कसने लगे थे। अरे वाह यार, सुबह सुबह इस कंजरी ने तो खूब शुगर लगा दिया। वाह यार, इस कंजरी ने मैदान मार लिया। जियो कंजरी तेरी क्या बात है। जब नौबत हाथापाई तक पहुंची तो कतार में खड़ी दीगर खातीन ने उन दोनों को छुड़वाया और वहीं मौजूद एक बुढ़िया बुर्कापोश औरत को मुखातिब करके बोली, तुम तो सियानी मालूम हो रही हो, तुम ही बस कर जो, ये तो कंजरी है, इसकी ना तो अपनी इज्जत है और ना ही ऐसी कंजरियां किसी दूजे की इज्जत छोड़ती हैं। अब बस कर दो, ऐसी अवारा जाहिल और बदचलन कंजरियों से ना उलझा करो। शादो उस औरत के जुमले पे सीख पा हो गई। तेरी माँ की। वो उससे भी उलझने लगी थी कि सुखा ने शादो को बमुश्किल पीछे खींचा और अस्पताल से बाहर ले गई। अस्पताल से बाहर निकलकर कुछ देर बाद शादो का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे महसूस हुआ जैसे इस सारे मामले में कसूर उसका था और उसके कसूर की वजह से सुखा का मुआयना न हो सका। वो सोच रही थी कि अब किसी प्राइवेट क्लिनिक पर ही जाना पड़ेगा। कुछ ही फासले पे एक प्राइवेट अस्पताल था जहाँ पे हड्डियों का वही डॉक्टर काम करता था कि जो सरकारी अस्पताल में भी मुलाजिमत करता था। उस डॉक्टर का ताल्लुक भी उन्हीं डॉक्टर से था जो सरकारी अस्पताल में मरीज को चेक करने के बाद फौरन कह देते हैं कि फलां जगह मेरा निजी क्लिनिक या अस्पताल है, आप मजीद इलाज के लिए वहां तशरीफ ले आना। इंसान के लिबास, उसके बात करने के तरीके और उसकी चाल ढाल से लोगों को काफी हद तक मालूम हो जाता है कि इंसान किस खानदान बिरादरी से ताल्लुक रखता है। हमारे मुआशरे में मौजूद बिलखुसूस कंजरियां तो अपनी वज़ाक़ता से साफ पहचानी जाती हैं। लिहाजा निजी अस्पताल में जाकर मुआयना करवाने के दौरान भी वहां मौजूद अमला और दीगर लोगों को ये समझने में देर न लगी कि शादो और सुखा झुग्गियों वाली कंजरियां हैं। मुआयने के बाद जब डॉक्टर ने बाजू जोड़ने की फीस मांगी तो शादो और सुखा परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर को अपने हालात बताए, लेकिन डॉक्टर टस से मस न हुआ। उसने करीब खड़े अपने असिस्टेंट से कहा, इन्हें बाहर ले जाओ। शादो और सुखा बाहर इंतजार गाह में बैठ गईं। वो दोनों परेशान थी कि अब इतना पैसा किधर से मिलेगा कि अचानक शादो को उस खाकी लिफाफे का ख्याल आया। वो सुखा को वहीं बैठाकर जल्दी से करीबी वॉशरूम में गई और अपने दुपट्टे का कोना खोलकर पैसे गिनने लगी। पैसे गिनने पे उसे मालूम हुआ कि वो रकम इलाज के लिए न सिर्फ काफी है बल्कि कुछ हजार बच भी जाएंगे। वो दोबारा काउंटर पे वापस आई और असिस्टेंट से बोली, आप डॉक्टर साहब से कहें कि वो ऑपरेशन कर दें, रकम का बंदोबस्त हम कर लेंगे। असिस्टेंट ने शादो को मुस्कुरा कर देखा और ज़ूमानी अंदाज में बोला, तुम लोग तो वैसे ही परेशान हो गई थी, अरे इस फीस से ज्यादा तो तुम एक रात में कमा लेती हो। ये कहकर वो चला गया, लेकिन शादो को यूं लगा जैसे हर एक कदम पे उसके लिए जिल्लत ही जिल्लत थी। गांव के लोग तो चलो कम इल्म थे, लेकिन शहर के लोग भी उसके साथ वही जाहिलाना बर्ताव कर रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में मजीद लड़ाई झगड़ा करना मुनासिब न था। उसे न सिर्फ सुखा की फिक्र खाई जा रही थी बल्कि रह रहकर अपने शीरखार बच्चे का ख्याल भी आ रहा था। उसे यह भी धड़का लगा हुआ था कि घर जाकर उन्हें गुजरी रात का भी हिसाब देना होगा और हो सकता है कि इसी हिसाब किताब में नौबत लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाए। डॉक्टर की बताई हुई फीस ऑपरेशन से पहले शादो ने काउंटर पर जमा करवाई तो अगले 1 घंटे में डॉक्टर ने सुखा का टूटा हुआ बाजू जोड़कर प्लास्टर चढ़ा दिया और उन्हें तमाम तर एहतियाती तदाबीर से आगाह करके दवाइयों का शॉपर भर कर दे दिया। शादो और सुखा को अस्पताल वाली गाड़ी झुग्गियों के बाहर उतार कर वापस मुड़ गई। जब वो दोनों झुग्गियों में दाखिल हुई तो वहीं खेलते बच्चों ने शोर मचा दिया, अम्मा अब्बा देखो, मासी शादो चाची सुखा वापस आ गईं। पास ही खेलते सुखा के तीनों बच्चे आकर सुखा की टांगों से लिपट गए और सुखा उन्हें प्यार करने लगी। बच्चों की आवाज सुनकर ताश खेलते शादो और सुखा के खावन ताश वहीं फेंकते बाहर को निकले जहां पहले से झुग्गियों में मौजूद सारे लोग शादो और सुखा के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। वो सब शादो और सुखा से एक ही सवाल कर रहे थे
کہ وہ دونوں رات کہاں تھیں۔ حالانکہ سکھا کا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، لیکن کسی کو اس بات سے غرض نہ تھی کہ سکھا کس حال میں ہے۔ شادو اور سکھا کے شوہر بھی وہاں ہی موجود تھے اور وہ گھور گھور کر شادو اور سکھا کو دیکھے چلے جا رہے تھے۔ شادو کا شوہر کالا بولا، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بتاؤ ساری رات تم دونوں کہاں تھیں؟ سکھا کا شوہر بولا، دیکھ کالے، اپنی بیوی سے پوچھ یہ آخر میری سکھا کو لے کر کدھر چلی گئی تھی؟ ساری رات میرے بچے روتے رہے لیکن تیری بیوی کو حیا نہ آئی۔ پھر وہ سکھا کی طرف دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے بولا، تو کل موئی کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کچھ بولے گی یا مار کھا کے بولے گی؟ شادو اور سکھا ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگیں کہ اچانک سکھا کی نند کی نظر شادو کے جھلملاتے جوڑے پہ پڑی تو اونچی اونچی آواز میں پوچھنے لگی، ری شادو، یہ جوڑا تو نے کہاں سے لیا ہے؟ تیرے سر پہ تو وہی اور نہیں ہے جو گھر سے لے کر گئی تھی، لیکن یہ سرخ والا جوڑا۔ سکھا کی نند کے اس جملے پہ وہاں کھڑے سب لوگوں کا دھیان شادو کے نہایت مہنگے دلہنوں والے جوڑے کی طرف ہو گیا۔ شادو اس جملے پہ گھبرا سی گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیسے اس صورتحال سے نکلے۔ سارا دن پیر صاحب کے پہنائے اسی سرخ جوڑے کی وجہ سے اسے ہر ایک شخص نے بری نظروں سے دیکھا تھا اور مختلف جملے کسے تھے، اور ابھی وہ جھگیوں میں موجود ساری برادری کے آگے بھی اسی جوڑے کی وجہ سے شرمسار ہو رہی تھی۔ شادو بات بناتے ہوئے بولی، سکھا کی حالت خراب تھی جس کی وجہ سے ساری رات اسپتال گزاری، اور وہیں میری طبیعت بھی بگڑ گئی۔ مجھے ابکائیاں ہوئیں تو کپڑے گندے ہو گئے۔ وہیں ایک عورت تھی، اس کے پاس کپڑے تھے، لہٰذا میں نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر یہ پہن لیے۔ شادو یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو کالا اس کے قریب آ کر اس کے کپڑوں کو ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ پھر تھوڑا مزید پاس ہو کر اس نے اس کے کپڑوں کو لمبی سی سانس لے کر 2-3 بار سونگھا اور دھیرے سے پوچھنے لگا، اچھا تو یہ جوڑا تجھے اسپتال میں ایک عورت نے دیا تھا؟ شادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالا دوبارہ بولا، تمہارے اپنے کپڑے کدھر ہیں؟ شادو کی بجائے سکھا بولی، لالا شادو میری وجہ سے بہت پریشان تھی اور خود بھی بیمار تھی، یہ اپنے کپڑے وہیں اسپتال میں بھول آئی ہے۔ سکھا کا شوہر سکھا کو غراتے ہوئے بولا، بدماش عورت، تو خاموش رہ، تجھ سے میں بعد میں نمٹتا ہوں، پہلے شادو کا تو حساب ہو جائے۔ کالے نے وہی سوال دوبارہ دہرایا۔ شادو نے بھی سکھا والی بات بول دی۔ کالا شادو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا یہ پکی بات ہے کہ تو اپنے کپڑے وہاں بھول آئی اور یہ کپڑے تجھے ایک عورت نے دیے تھے؟ شادو بولی، ہاں بالکل، یہ کپڑے اس بیچاری عورت نے دیے تھے جو اسپتال آئی ہوئی تھی۔ اب کے کالا چلا کر بولا، شادو کنجری، تم مجھ سے کب سے جھوٹ بولنے لگی ہے؟ بغیرت، تیرے کپڑوں سے سگریٹ اور شراب کی بو آ رہی ہے۔ بتا دے رات کس حرامزادے کے ساتھ گزار کے آئی ہے؟ یہ دلہن والا سرخ جوڑا پہن کے کس قسم کے نیچے لیٹی رہی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے شادو کو بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھامپڑ لگایا تو شادو کے سر پہ پڑا دوپٹہ نیچے جا گرا۔ کالے نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور اسے لہرا لہرا کر سب کو دکھاتے ہوئے چلایا، سب دیکھو، اس کنجری کو اسپتال میں ایک عورت نے پہلی دلہن کی رات والا جوڑا دیا، لیکن اس بیچاری کو دوپٹہ نہ دیا۔ وہ عورت دوپٹہ ساتھ لانا بھول چکی تھی، یہ بیچاری میلا کچیلا دوپٹہ اوڑھ کے آئی ہے۔ اسی اثنا میں دوپٹے کی گرہ کھل گئی اور اس میں سے خاکی لفافہ پھسل کر زمین پر جا گرا۔ سکھا کی نند نے فٹافٹ وہ لفافہ اٹھا کر کھولا اور اس میں موجود ہزار والے نوٹ باہر نکال کر کالے اور سکھا کے شوہر کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، ان کنجریوں کے کرتوتوں کا سرا مل گیا ہے۔ یہ دونوں اسپتال کا بہانہ بنا کر رات اپنے گاہکوں کے پاس تھیں۔ مجھے تو پہلے سے ہی سکھا کنجری پہ شک تھا کہ ایسے اتنی جلدی میں بازو تھوڑی ٹوٹ جاتا ہے۔ بازو والا تو ایک بہانہ ہی تھا، یہ دونوں تو دلہن بن کے رات کو اپنے یاروں سے منہ کالا کرتی رہی ہیں۔ اس کی یہ بات مکمل ہوتے ہی کالے نے شادو کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے نیچے جھکاتے ہوئے اس کی کمر اور پیٹھ پر گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی، جبکہ دوسری طرف سکھا کے شوہر نے سکھا کے پلاسٹر والے بازو کو پکڑ کر مروڑ دیا اور سکھا چکرا کر گر پڑی۔ بول کنجری عورت، تو میرے منہ پڑتی تھی تو مجھے شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تجھے اپنے یاروں کے پاس جانا تھا، بول، کیا وہ بہت مزہ دیتے ہیں؟ بتا۔ یہ کہہ کر وہ سکھا کے گالوں پہ تھپڑ لگاتا جا رہا تھا، جبکہ سکھا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میں کسی یار کے پاس نہ تھی، مجھے میرے بچوں کی قسم میں اسپتال تھی۔ سکھا کے شوہر پر جنون طاری تھا، وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولا، بس کر دے کنجری، اپنی گندی زبان سے بچوں کی قسم مت کھا، آج تجھ منوس کا آخری دن ہے۔
तेरी जैसी चर्ब जबान गंदी औरत का मर जाना ही बेहतर है। सुखा के गले पे हाथों का दबाव बढ़ा तो वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाई, रहम कर, मुझे छोड़ दे, मैं झूठ नहीं बोल रही। शादो, इन्हें बताओ मैं झूठ नहीं बोल रही। है मेरी सांस रुक रही है, मैं मर जाऊंगी। शादो खुद काले के शिकंजे में कसी मार खा रही थी। काला उसके कपड़ों को जगह जगह से फाड़ चुका था और मुसलसल उसे पीटे जा रहा था। अगले ही पल सुखा की नंद दौड़ती हुई काले और शादो के पास आई। काले काले छोड़ दे इस कंजरी को, इधर देख। हाय सुखा। काले ने शादो को छोड़ा और जब पीछे को पलटकर सुखा को देखा तो वो मिट्टी और धूल से अटी हुई जमीन पर ढेर हो चुकी थी। शादो दर्द और तकलीफ से कराहती दौड़कर सुखा के पास गई। वो घुटनों के बल बैठी जोर जोर से उसको झिंझोड़ कर उठाने की कोशिश करने लगी। सुखा, क्या हुआ सुखा? सब ठीक हो जाएगा, उन्हें मैं साबित कर दूंगी कि हम बेकसूर हैं। सुखा मेरी बहन, आंख खोलो। सुखा। शादो रोते हुए सुखा को पुकारे जा रही थी, लेकिन सुखा की आंखें साकित हो चुकी थीं। उसके मुंह से झाग बह रही थी और गर्दन एक तरफ ढलक चुकी थी, जिसपे उसके खामन के उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। सुखा का शौहर पास ही खड़ा खौफ से थर थर कांपने लगा। उसे नहीं मालूम था कि उसका गुस्सा उसकी बीवी की जान ही ले लेगा। तू वैशी या दरिंदा है, तुझे इंसान कहना इंसानियत की तजलील है। कल तूने इसका बाजू तोड़ा और आज उसकी जान से मार डाला। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर शादो अपनी झुग्गी की तरफ भागी और सर पे दुपट्टा लेकर अपने बच्चों को सीने से लगाए बाहर आके धमकी आमेज लहजे में बोली, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं एक एक लफ्ज उन्हें बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझे भी मारा पीटा और मिस्कीन सुखा की भी जान ले ली। शादो की ये बात सुनते ही काले और सुखा के भेड़िए नुमा खावंद को हाथ पांव पड़ गए। उन्होंने शादो को पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए झुग्गी के अंदर ले गए। सुखा की नंद शादो के पांव पड़ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, शादो, तुझे खुदा का वास्ता है पुलिस में रपट ना कराना। इस कम बखत ने तो गुस्से में उसको मार डाला, लेकिन इन 3 बच्चों का क्या कसूर है? वो तीनों बच्चे तो रुल जाएंगे। शादो अपना आप छुड़ाते हुए चीख कर बोली, ये सारा किया दरा तेरा ही है। सुखा पहले भी कहती थी कि तू अपने भाई के कान भर भर के उससे आए रोज मार पिटवाती है। आज भी तूने सबको कहा कि सुखा और मैं अपने यार से मिलने गई थी। रास्ते में बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसे भेड़िया नुमा मर्दों ने हमें अगवा कर लिया था। उसके बाद शादो ने रो रो कर सारे का सारा वाकया उन्हें सुना डाला। सुखा का खामंद और दीगर लोग हैरान परेशान शर्म से सर झुकाए खड़े थे, मगर काले को ये बात अभी भी हजम न हो रही थी, क्योंकि उसने खुद शराब और सिगरेट की बदबू शादो के कपड़ों से सूंघी थी, जिसका मतलब यही था कि शादो सारी रात इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उसे शादो की बात मानना जरूरी हो गया था। अगर वो शादो की बात पे मजीद हंगामा आराई करता तो शादो उसके और सुखा के खावंद के खिलाफ पुलिस में जाकर पर्चा कटवा देती, जिसके नतीजे में उन्हें कई साल कैद भी हो सकती थी और शायद वो फांसी भी चढ़ जाते। काला शादो के करीब गया और उसने फौरन शादो को गले लगा लिया। शादो अपना आप छुड़वाने लगी, लेकिन वो उसको जबरदस्ती भींचते हुए कमाल अदाकारी से रो रो कर कहने लगा, शादो, मुझे तेरी बात पे यकीन आ गया है। मैंने बहुत गलत किया है जो तुझे मारा पीटा, और सुखा के खावन ने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन शादो, तू सोच, अगर हम जेल चले जाएंगे तो तेरा क्या होगा? सुखा के 3 बच्चे और हमारे बच्चों का क्या बनेगा? फिर तू तो बिल्कुल तना रह जाएगी। तना औरत तो कटी पतंग की तरह होती है। सब भेड़िए तेरी इज्जत लूटने के चक्कर में होंगे। मैं मानता हूँ मैंने तेरे साथ ज्यादती की, लेकिन ये भी तो देख के मैं तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज था। मुझे बस तुम्हारी इज्जत लुट जाने का एहसास था और इसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, वरना मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। यकीन कर शादो, मुझे तेरी कसम। काले के इस जज्बाती और धुआंधार बयानिए पे शादो सोच में पड़ गई। उसे यूं लगा जैसे काले का एक एक लफ्ज सच हो। बेशक काला उसे मारता पीटता था, उसके पैसे पे पल रहा था, लेकिन वो उसका खावन था और उसने कभी उसे इज्जत बेचने पे मजबूर न किया था। फिर उसे सुखा के बच्चों का ख्याल आया तो वो मजीद परेशान सी हो गई कि उसके 3 बच्चों का क्या होगा। ये सब सोचते सोचते वो वहीं सर पकड़े जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सर देकर सिसक सिसक कर रोने लगी। पास ही खड़े काले और सुखा के खावन ने एक दूजे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करते मुतमईन हो गए कि अब शादो कम से कम थाना कचहरी नहीं जाएगी। सुखा की नंद ने जमीन पर बैठी शादो को सीने से लगाते हुए टसफे बहाना शुरू कर दिए। पास ही जमीन पर पड़ा शादो का बच्चा इस खौफनाक हादसे के बाद गोया डरा हुआ खामोश लेटा था।
जबकि शादो की चहेती बिल्ली का बलूंगड़ा मियाऊं मियाऊं किए जा रहा था। शादो के राजी होते ही काला और सुखा का खावंद फौरन झुग्गियों के बाहर पड़ी सुखा की लाश के पास चले आए। बदनसीब सुखा की मट्टी में लेथड़ी लाश के गिर्द उसके तीनों बच्चे बैठे सिसक सिसक कर रो रहे थे। वो तीनों डरे सहमे एक दूजे से चिमटे हुए थे कि कहीं उनका जल्लाद सिफत अब्बा उन्हें भी ना मार डाले। मरी हुई सुखा के अध खुले मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही थीं और उसकी खुली हुई साकित आंखें आसमान की तरफ देखते हुए गोया ऊपर वाले से पूछ रही थीं कि मेरा क्या कसूर था, मेरी पैदाइश का क्या मकसद था, मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था। काले और सुखा के खामन ने सुखा की लाश टांगों और बाजुओं से पकड़कर उठाई और झुग्गी के अंदर ले जाने लगे तो सुखा के 5 साला बड़े बेटे ने अपने अब्बे की पिंडली पे इस कदर जोर से काटा कि लाश उसके हाथ से छूट कर गिर गई। उसने अपनी टांग झाड़कर बच्चे को पीछे किया तो वो रोता चिल्लाता दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अब की बार उसके अब्बा ने वो जोर का थप्पड़ लगाया कि 5 साला बच्चा लड़खड़ा कर दूर जा गिरा और उसकी नाक से खून बह निकला। काले ने बमुश्किल उसे रोका और इशारों ही इशारों में समझाया कि शादो को अगर ये पता चला तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दोबारा से सुखा की लाश उठाई और सुखा की झुकी जाकर वहीं बिछी गोदड़ी पर ढेर कर दी। कुछ ही देर में तमाम झुकी वालों को एक जगह इकट्ठा करके ये बात समझाई गई कि इस हादसे का जिक्र किसी से न किया जाए और ये बात अपने तक महदूद रखी जानी चाहिए, और जो भी ये जिक्र किसी से करेगा अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। झुग्गी में रहने वाली औरतों की तो मजाल भी न थी कि वो ये बात किसी को बताती, जबकि मर्द हजरात पहले ही एक दूसरे के हिमायती थे। कुछ ही देर बाद शादो और उसकी सरकर्दगी में चंद खातीन सुखा को एक चारपाई पर डाल के गुस्ल देने लगीं। सुखा के मुर्दा जिस्म से कपड़े उतरते ही उसके तन पे लगे सारे नील, सारे जख्म नजर आने लगे। उसके जख्मी तन को देखकर सभी खातीन एक दूजे को देखकर बिलबिलाते हुए रोने लगीं, जबकि शादो बाकायदा बैन करने लगी, हाय मेरी सुखा, तू कितनी जल्दी हम सब से जुदा हो गई। हाय, एक तू ही तो मेरी सहेली थी, तुझसे ही तो मैं सुख दुख की बातें करती थी। अब कौन मेरी बातें सुनेगा, अब कौन मुझे हौसला देगा। हाय तेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन माँ का प्यार देगा। हाय तेरा नील और जख्मों से भरा जिस्म देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। हाय सुखा। पास खड़ी औरतें शादो के बैन सुनकर मजीद वावेला करने लगीं। हर औरत दिल ही दिल में सुखा के खामन पर लान तान कर रही थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी उसके लिए न निकाल पा रही थी। वो अपनी अपनी जगह खौफजदा भी थी कि शायद उनका भी यही अंजाम होगा। सुखा को आखिरी गुस्ल देकर उजला कफन पहनाकर उसे झुग्गियों के बाहर रख दिया गया, जबकि मर्द हजरात कब्र का इंतजाम करने को करीबी गांव के कब्रिस्तान में चले गए। जब वो कुंडाल और बेलचे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां मौजूद एक बंदे ने उन्हें कब्र खोदने से रोक दिया। उसने संजीदा लहजे में कहा, भाइयों, इस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वही लोग दफन हो सकते हैं जिनका ताल्लुक इस गांव से है, लेकिन अगर फिर भी आपको बात करनी है तो इस गांव के बड़े उस्ताद जी और चौधरी साहब से करें, क्योंकि फैसले करने का सारा हक उन्हीं के पास होता है। उनकी इजाजत के बगैर आप अपनी मैयत यहाँ दफन नहीं कर सकते। मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि आपका मामला गांव के दीगर लोगों तक पहुँचा देता हूँ। इसके बाद गांव के लोगों की इत्तेफाकी राय से जो फैसला होगा उसी पे अमल होगा। झुग्गियों में रहने वाले कंजर बिरादरी के सब मर्द मजबूरन उस शख्स के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकलकर गांव के दीगर लोगों की तरफ चल पड़े। उस शख्स ने कुछ लोगों के घरों के दरवाजे बजाकर यह पैगाम देना शुरू कर दिया, गांव के करीब झुग्गियों में रहने वाली एक कंजरी मर गई है, जिसकी कब्र वो हमारे गांव के कब्रिस्तान में खोदना चाहते हैं। लिहाजा इस मामले पे फैसले के लिए सब लोग जल्द ही बड़े उस्ताद के घर पहुंच जाएं। अगले कुछ ही लम्हों में ये बात सारे गांव में फैल गई और बहुत से लोग बड़े उस्ताद जी के घर जा पहुंचे। बड़े उस्ताद जी और चौधरी साहब के अलावा गांव की दीगर बिरादरियों के लोग भी उस महफिल में मौजूद थे। मामला जेरे बहस आया तो गांव का एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हवलदार इनायतुल्लाह खड़ा हुआ और बोला, बड़े उस्ताद जी और दीगर लोगों को मेरा सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस गांव में रहने वाले सब लोग सदियों से इसी गांव का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने ये गांव आबाद किया है। इस गांव की तरक्की और तामीर में हमारी कई नस्लों ने अपनी कुव्वतें लगा दी हैं। लिहाजा इस मुनासिबत से इस गांव के कब्रिस्तान पे माँ सिवाय अहले देहात के किसी का हक ना है। मैंने अपनी राय से आगाह कर दिया, बाकी के लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। उसके बैठने के बाद सब लोग आपस में मक्खियों की तरह भिन भिन करने लगे और थोड़ी देर बाद
वही हाजी साहब जिसने शादो को छेड़ा था उठ खड़े हुए। मैं भाई हवलदार इनायतुल्लाह की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। गांव में रहने वाले लोगों का ही इस कब्रिस्तान पे मुकम्मल हक है। दीगर परदेसी लोग बिलखुसूस कंजर बिरादरी जिनकी खवातीन माज़अल्लाह जिस्म फरोशी और धंधे का काम करती हैं, उनको तो गांव के आसपास ठहराना भी नाजायज़ है। लेकिन अगर ये गांव से बाहर सरकारी जगह पे आबाद हैं तो यही उनके लिए काफ़ी होगा कि उन्हें वहाँ भी रहने की इजाज़त दे दी गई है। लिहाजा ये अपनी हदूद से निकल के कब्रिस्तान पे अपना हक न जमाए। गांव के दो बुजुर्गों के इन कलिमात के बाद वहां बैठे सभी लोगों ने बुलंद आवाज उनसे इत्तेफाक किया। जब ये सब बातें हो रही थीं तो गामा भी वहीं पे मौजूद था। उसे सब लोगों की बातों पे हैरानी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। बिलखुसूस दुकानदार हाजी की बात पे तो उसका दिल किया कि वो सरे महफिल बोल दे कि ठरकी बुड्ढे, तुझे उस वक्त कंजरी औरत बुरी न लगी जब तू उसे अपनी बैठक में ले जाकर बुरा काम करने लगा था, लेकिन आज एक वैसी कंजरी इस कदर गुनहगार होगी कि उसे कब्रिस्तान में दफन करना भी गलत ठहरा। गामे को शादो से सच्ची मोहब्बत थी और आज ये मोहब्बत साबित करने का वक्त आ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और गला कंघार कर बोला, बड़े उस्ताद जी और तमाम अहले महफिल को मेरा सलाम। मैंने बड़े बुजुर्गों की बातें तवज्जो से सुनी और मुझे निहायत शर्मिंदगी हुई है कि आज हम इंसानियत से इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि किसी मुर्दा इंसान को अपने कब्रिस्तान में दफन करने से भी मना करने लगे हैं। ये कौन सा फिकी मसला है या कौन सी शरीयत है जिसकी रूह से एक मुसलमान, बेशक वो जितना ही गुनहगार क्यों ना हो, उसे कब्रिस्तान में दफन करने से भी रोक दिया जाए? ये किस जगह लिखा हुआ है कि किसी परदेसी को अपने कब्रिस्तान में मैयत दफन करने से रोकना सवाब का काम है? मैं तमाम तर लोगों की बातों से ना मुत्तफिक हूँ और एलानिया बताता हूँ कि फौत होने वाली खातून की कब्र गाँव वाले रास्ते के करीब मेरी अपनी जगह, मेरे अपने खेत में बनाई जाएगी और उम्मीद है इस पे कोई शख्स ना इतराज करेगा, ना ही किसी को हक हासिल है। गामे की बात सुनकर हाजरीन, बड़े उस्ताद जी और हाजरीन मजलिस हैरान रह गए। अभी बड़े उस्ताद जी ने फैसला करना ही था कि गामे ने कंजर बिरादरी के मर्दों को अपने साथ चलने का इशारा किया और बड़े उस्ताद जी के घर से बाहर निकल गया। गामे के जाते तमाम गांव वालों ने गामे के मुतालिक तरह तरह की कयास आराइयां शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उसे गांव का बागी कहा तो कुछ ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके शादो कंजरी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। बड़े उस्ताद जी की सरकर्दगी में तमाम गांव वालों ने तहिया किया कि ना तो कोई सुखा कंजरी के जनाजे में शरीक होगा और ना ही कोई हाफिज मुल्ला ऐसी पलीद औरत का जनाजा पढ़ाएगा। ये सब बातें करते वक्त किसी शख्स ने यह तहकीक करने की जरूरत ना महसूस की कि सुखा कंजरी किस किरदार और अफकार की मालिक थी, या उसने अपनी जिंदगी के इन मसाइब में काटकर बहीमाना तशद्दुद के बाद मौत देखी थी। पंचायत में होने वाला वाकया गांव के मर्दों ने अपनी अपनी बीवियों बहनों को जाकर सुनाया और उन तमाम औरतों ने ये बातें खूब नमक डालकर मुख्तलिफ कहानियों की शक्ल में गामे की माँ और भिरजाई तक पहुंचा दी। गामे की भिरजाई और माँ, जो कि पहले ही गामे के सुधर जाने पर हैरान थीं, आज उन्हें असल बात मालूम हुई कि गामे के सुधर जाने की असल वजह शादो कंजरी के हुस्न का जादू था जो सर चढ़कर बोल रहा था। गामे ने करीब ही एक गांव से एक मौलवी का बंदोबस्त किया जिसने इस शर्त पर जनाजा पढ़ाने का वादा किया कि किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए कि जनाजा उसने पढ़ाया है, वरना दीगर उलमा उससे मुआशरती बाइकॉट कर देंगे। रात के पिछले पहर कंजर बिरादरी के 5 मर्दों ने सुखा की मैयत उठा रखी थी, जबकि उनके पीछे बिरादरी की 3 खवातीन भी थीं, जिनमें से एक शादो भी थी। सुखा की नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन करके जब इख्तितामी दुआ को मौलवी साहब ने हाथ उठाए तो शादो का खुद पे इख्तियार न रहा। वो कब्र से कुछ दूर खड़ी सिसक सिसक कर रोती और उसकी ये सिसकियां गामे के खेतों में दूर तलक सुनाई देने लगी। 14वीं रात का चांद अपनी आबो ताब से चमक रहा था। ऐसे में काली चादर में लिपटा शादो का खूबसूरत चेहरा दूर से ही गामे को साफ साफ दिखाई दे रहा था। गामा तमाम जिंदगी कभी ना रोया था, लेकिन आज अपनी मोहब्बत शादो को देखकर गामे का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि जरूर सुखा एक नेक औरत थी, तभी शादो इस कदर रो रही है। ऐन उसी लम्हे एक आंसू उसकी आंख से निकला और दुआ को हाथ उठाए उसकी हथेली में जज्ब हो गया। आज सुखा कंजरी की तदफीन में शरीक होने वाला इकलौता मर्द गामा ही था। शादो और गामे की छठी किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें।